यस, तो बच्चों आज हम लेते हैं नेक्स्ट हेडिंग, नेचर ऑफ नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड। नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड। तो नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड को थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से हम डिफाइन करेंगे। बेटा देखो, हाइड्रोक्साइड का बेसिक मतलब क्या है, जहाँ पे बच्चों आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट हो, ये OH ग्रुप प्रेजेंट हो, ठीक है। और ये OH ग्रुप जो बेटा प्रेजेंट होगा, है ना, वो आपका OH माइनस की फॉर्म में अगर रहेगा, नेगेटिव -1 चार्ज रहेगा, तो डेफिनेटली बेटा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइड्रोक्साइड, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे O और H में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बच्चों जो अधिक किसकी है, ऑक्सीजन की, ठीक है। बिकॉज ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बच्चों क्या होता है, सिंगल बॉन्ड आपको देखने को मिलता है, ठीक है। और जो नेगेटिव चार्ज बच्चों लिखते हैं ना, वो हाइड्रोजन पे नहीं होता है ना, ये नेगेटिव चार्ज होता है ऑक्सीजन के ऊपर, ठीक है। ओवरऑल हम लोग नेगेटिव बाहर लिखते हैं, ठीक। अच्छा, तो यहाँ पे ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो इसलिए बेटा यहाँ पे लास्ट में जो आपका IDE यूज किया जाएगा वो ऑक्सीजन के साथ यूज किया जाएगा। और यहाँ पे जो ऑक्सीजन बच्चों है, उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो आपका -2 की स्टेट में होता है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, ऑक्साइड बोलते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन है, तो आपका हो जाएगा हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं कि ये OH ग्रुप प्रेजेंट है, तो मुझे नहीं पता बेटा, यहाँ पे कोई एलिमेंट ले लिया मैंने M, इस M एलिमेंट के साथ OH प्रेजेंट है, ध्यान देना। अब ये एलिमेंट बच्चों आपका मेटल भी हो सकता है, नॉन मेटल भी हो सकता है, आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। अगर बच्चों यहाँ पे मैं एग्जांपल दूं, इफ M इज ए मेटल, अगर M आपका मेटल है, जैसे बेटा सोडियम आ गया, सपोज ले लिया मैंने, तो सोडियम के साथ अगर OH ग्रुप लगा हुआ मिलता है, तो आप बिल्कुल बोल देते हो कि सर ये बेस है, ये एल्कली है। लेकिन यहीं पे बच्चों अगर M जो है, ये आपका जो एलिमेंट अगर यहाँ पे नॉन मेटल है, नॉन मेटल होगा, जैसे बच्चों एग्जांपल ले सकते हो क्लोरीन, ठीक है, इसके साथ में लगाया हाइड्रोक्सी वाला पार्ट, है ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, ये एसिड की तरह एक्ट करेगा, हाइपोक्लोराइक एसिड HOCl, ठीक है। अगर इसी तरीके से बेटा तीसरा केस भी ले सकते हैं, जैसे यहाँ पे बच्चों प्रेजेंट है आपका सपोज मेटलॉइड या फिर सेमी मेटल्स प्रेजेंट, ठीक है, सेमी मेटल प्रेजेंट, तो उस केस में बच्चों क्या बोलेंगे कि भाई जो भी कंपाउंड आपका बनेगा, वो कंपाउंड दोनों तरीके से एक्ट करेगा, एसिड की तरह भी एक्ट करेगा एज वेल एज बेस की तरह भी एक्ट करेगा, दोनों की तरह, ठीक है। बिकॉज उसकी प्रॉपर्टीज बच्चों वही होती हैं कि वो अगर इनके साथ एग्जाम्पल हम लोग बहुत करेंगे, जैसे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बच्चों बहुत पॉपुलर है, ठीक है। तो AlOH जो हम डिफाइन करते हैं, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि जैसे मैंने यहाँ पे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड लिखा, तो एल्यूमिनियम बच्चों ब्रोन फैमिली का एलिमेंट है, +3 चार्ज आपका आएगा, तो AlOH थ्राइस, ठीक है। अच्छा, ये इसका कंपोजिशन होगा, भाई जो एल्यूमिनियम है उसके नीचे तो बच्चों +3, और जो OH है वो तो बेटा आपका हाइड्रोक्साइड है, तो वो माइनस में, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, पढ़ा होगा आपने 8th 9th में, तो यहाँ से AlOH थ्राइस आपका बन जाएगा। अगर इस AlOH थ्राइस के सामने अगर बच्चों मैंने लिखा यहाँ पे H2SO4, तो उस केस में ये AlOH थ्राइस विल एक्ट एज ए बेस, बिकॉज सामने स्ट्रॉन्ग एसिड है। और अगर बच्चों इसके सामने मैंने सपोज यहाँ पे लिखा सोडियम हाइड्रोक्साइड, ध्यान देना बेटा, ध्यान बिल्कुल। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड बच्चों क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा, ये सभी को पता है, एल्कलीज का है, एस ब्लॉक का है, तो ये कैसे एक्ट करेगा बेटा, एसिड की तरह एक्ट करेगा, बिल्कुल। और जब ये एसिड की तरह एक्ट करेगा, तो बिल्कुल बच्चों हम लोग इसको बोल सकते हैं, अब आपको समझ में तो नहीं आ रहा होगा कि यहाँ पे NaOH बेस है, OH माइनस की वजह से, सर AlOH के पास में तो 3 OH माइनस है, तो ये भी बेस होना चाहिए, आपने एसिड कैसे लिख दिया, तो इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है किस तरीके से वो समझो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, H3AlO2, O3 हो जाएगा, H3AlO3, ऐसे लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल। अब देख लो आप, क्या एसिड लग रहा है आपको, बिल्कुल लग रहा है, तो डेफिनेटली अब ये एसिड की तरह एक्ट करेगा, और NaOH अब बेस की तरह, तो बेटा रिएक्शन जब करेंगे NaOH के साथ और इसके साथ, तो आपका बेस बनेगा, वो सोडियम एल्यूमिनेट वगैरह बनता है। लेकिन अगर H2SO4 के साथ करेंगे, तो फिर आपका एल्यूमिनियम सल्फेट बनेगा, ऊपर सॉल्ट बनेगा। तो मेरा मतलब क्या है कि जो आपके सेमी मेटल्स होते हैं, जो मेटलाइट्स होते हैं, वो दोनों तरीके से एक्ट करते हैं। आपको मेरी बात, जैसे जिंक बेटा, जिंक वगैरह भी आएगा, मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो एक इजी ट्रिक क्या होता है, इसलिए मैंने बोला था इनऑर्गेनिक मैकेनिज्म के लेक्चर मेरे यूट्यूब पे हैं, आप उनको देख लो अच्छे से, वहां पे सारी बातें मैंने बहुत अच्छे से बताई हैं।
तो यहाँ से एजिटर क्या होता है, एक वाटर मॉलिक्यूल्स निकालना पड़ता है, तो ये बन जाता है आपका HAlO2। ठीक है, अब HAlO2 अब रिएक्शन करेगा NaOH के साथ, तो बच्चों ऊपर से सोडियम प्लस यहाँ से Al O2-1 रिएक्शन करके बनाता है NaAlO2। ये बनता है सॉल्ट, बाकी बनता है वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो देखो बेसिक मेरा पॉइंट क्या था, बताने का मकसद क्या था। मकसद बच्चों बेसिक ये था कि अगर आपका जो भी मैंने एलिमेंट लिया था M, इसके साथ जो OH पार्ट आपका प्रेजेंट है, अगर इस OH पार्ट के सामने M अगर बच्चों मेटल होगा तो डेफिनेटली हम उसे बेस बोलेंगे। अगर बच्चों नॉन मेटल होगा तो हम उसे क्या बोल देंगे, एसिड बोल देंगे। ठीक है, यस, अगर मेटलॉइड होगा तो फिर वो दोनों तरीके से एक्ट करेगा। लेकिन हमें तो बच्चों डिसाइड करना है ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पे कैसे डिसाइड होगी कौन सा एसिड कौन सा बेस, तो लोग डिसाइड करते हैं बेटा। तो मैंने इसको ऐसे तरीके से कैटेगराइज कर लिया। पहले बच्चों हम केस फर्स्ट की बात करते हैं। केस फर्स्ट में हम लोग एसिड को डिफाइन करेंगे और केस सेकंड को हम लोग बेस को डिफाइन करेंगे। ठीक है ना, यस। अगर बच्चों मैंने इसको एसिड बोला है तो फिर देखो मैं आपको यहाँ पे बात करने वाला हूँ कि एम जो बच्चों दे रखा है इसके भी कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। ऑक्सीजन है, इसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। यहाँ पे हाइड्रोजन है बेटा, इसकी भी अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। ठीक है, हर किसी एलिमेंट की अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो हम क्या करते हैं, डिफरेंस देखो बेटा, मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बोलूंगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस एम और OH का, ध्यान देना बेटा, मैं बिल्कुल बोल रहा हूँ इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, जिसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ XO-XM। आपने इसे मॉड में लिखना है ना, पॉजिटिव वाली वैल्यू की बात करेंगे। ठीक है, मैं इसको इधर करता हूँ रिप्रेजेंट, बेस्ट इधर रहेगा। देखो मैं बच्चों इसको ऐसे लिखता हूँ, ध्यान देना, पहले मैं एसिड को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अगर मैं एसिड को रिप्रेजेंट करूंगा तो ये H+ साइन रिलीज होना चाहिए, तो इसका मतलब यहाँ से क्या होगा, ये MO- होगा। बाकी यहाँ से बाकी आपका जो H+ होगा वो आपका रिलीज हो जाएगा। ठीक है, H+ रिलीज होगा। भाई जब कोई कंपाउंड H+ साइन छोड़ता है तो ऑब्वियसली वो एसिड ही है ना, आपके वाटर मॉलिक्यूल्स में। ठीक है, एक्वस मीडियम के अंदर कोई भी कंपाउंड अगर H+ साइन छोड़ता है उसको लिनियस एसिड बोलते हैं। वही तो अब ये H+ साइन डिसोसिएट कैसे हुआ, बिल्कुल बेटा हम लोग बात कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे, तो हम लोग हर किसी इंडिविजुअल एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फोकस करेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ XO-XM, इसकी वैल्यू कम हो जाती है XO-XH से। ध्यान देना, ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको क्वेश्चन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दी भी जा सकती है, बाकी मैंने जितनी बताई उतनी आपको ध्यान तो रखनी है। ठीक है, तो XO-XM ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, माइनस भी ये बेटा मॉड लगाया मैंने, पॉजिटिव में रहेगा। ठीक है, अगर XO-XM इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम है, किससे कंपैरिजन में, XO-XH, मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है XM-XO का, वो छोटा है XO और XH की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। तो इसका मतलब पोलैरिटी कहां पे ज्यादा होगी, आप बताइए मुझे। पोलैरिटी ज्यादा बेटा कहां पे होगी, जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज्यादा होगा, मतलब ज्यादा तो यहाँ होगा। अगर इलेक्ट्रॉन डिफरेंस यहाँ पे ज्यादा होगा तो कौन से बॉन्ड की पोलैरिटी ज्यादा होगी, भाई जहां पे डेल्टा En की वैल्यू ज्यादा थी, मैंने पढ़ाया था ना कि डेल्टा En की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड, ये पढ़ाया था ना मैंने। तो बच्चों डिफरेंस आपका कहां पे ज्यादा है तो वहां पे पोलैरिटी भी ज्यादा होगी। ये बात समझ में आ रही है, मतलब ये जो बॉन्ड होगा, मैं इसको डिफरेंट कलर से करता हूँ, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन वाला बॉन्ड होगा, ये ज्यादा पोलर बॉन्ड होगा एज कंपेयर टू M और O वाले बॉन्ड के कंपैरिजन में। क्यों, क्योंकि उसका जो डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इसकी वैल्यू बच्चों क्या थी, यहाँ पे कम आ रही है, समझ में आ रहा है, और इसकी वैल्यू क्या हो रही है बच्चों, ज्यादा हो रही है। जहां पे डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू ज्यादा होती है वो बॉन्ड अधिक पोलर होता है। तो मतलब पहले वाले केस में और H वाला बॉन्ड अधिक पोलर होगा। जो बॉन्ड आपका ज्यादा पोलर होगा, पानी जैसे आएगा, वाटर मॉलिक्यूल्स आएगा, तो फटाक से जो बॉन्ड अधिक पोलर है, वाटर मॉलिक्यूल्स आल्सो पोलर सॉल्वेंट, तो जो बॉन्ड ज्यादा पोलर होगा वो फटाक से बेटा डिसोसिएट हो जाएगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है। तो जो बॉन्ड ज्यादा पोलर होगा तो मतलब यहाँ पे कौन सा बॉन्ड पोलर होगा बेटा, OH बॉन्ड अधिक पोलर है, तो यही बॉन्ड आपका डिसोसिएट हो जाएगा। और डिसोसिएट होने पे क्या करेगा, डिसोसिएट होने पे कुछ ये करेगा कि H+ आयन को बाहर निकाल देगा। भाई कौन सा बॉन्ड बॉन्ड ब्रेक करेगा, जिसकी पोलैरिटी ज्यादा, तो ये बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा, H+ आयन बाहर जाएगा, इधर से बनेगा आपका OH- आयन। तो डेफिनेटली वी विल डिफाइन कि बच्चों ये हो जाएगा आपका यहाँ पे क्या, गिवन कंपाउंड जो होगा वो एसिड होगा। बताओ सभी को बात समझ में आ रही है क्या। मैं बात कर रहा हूँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के एप्लीकेशंस पे, तो सबको समझ में आया कि एसिड किस तरीके से अपन डिफाइन कर सकते हैं। सेकेंड,
सिर्फ आपको पोलरिटी चेक करनी, इलेक्ट्रॉन डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, जस्ट आपको पोलरिटी चेक करनी है। जहां पे पोलरिटी अधिक होगी वाटर मॉलिक्यूल से वो इजीली आपका डिसोसिएट हो जाएगा, हम उससे फटाक से उसे एसिड बोल देंगे। हम लोग बच्चों ये जो थ्योरी की बात कर रहे हैं दिस इज ओनली अरेनियस एसिड, अरेनियस थ्योरी की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। यस, एसिड बेस की 3 थ्योरीज होती हैं, हम लोग सिर्फ बात कर रहे हैं अरेनियस थ्योरी, और इसी पे क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के एप्लीकेशन, क्वेश्चन यहां से बन सकता है। सेकंड केस, सेकंड का बच्चों मैंने बेस बोला है, तो बेस का मतलब क्या होगा, M प्लस एन OH माइनस आयन, और यही तो होता है। बताओ आप लोग, भाई कोई भी कंपाउंड अगर OH माइनस आयन को बच्चों रिलीज करेगा इन देयर एक्वस मीडियम, इन देयर एक्वस सॉल्यूशन, तो बेस होगा। बिल्कुल सही बात है। तो अब इस केस में OH माइनस आयन रिलीज कैसे हो, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि जो आपका M जो आपका मेटल है, या M जो भी एलिमेंट है, वॉट एवर M जो भी एलिमेंट है, मुझे नहीं पता, लेकिन पोलरिटी किसका अधिक होनी चाहिए। भाई बॉन्ड कौन सा डिस्ट्रीब्यूट, ये वाला बॉन्ड टूट रहा है, देखो ना ध्यान से, ये वाला बॉन्ड टूट रहा है और ये वाला बॉन्ड टूट रहा है, इलेक्ट्रॉन्स बच्चों किधर शिफ्ट कर रहे हैं, 2 बार्स ऑक्सीजन। तो कहीं ना कहीं आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि यहाँ पे जो पोलरिटी बेटा किसकी ज्यादा, डेल्टा EN वैल्यू किसकी ज्यादा होगी, तो वो आपकी आ रही होगी कि XO माइनस XM, इस ये नोट में लिखो, इसकी पोलरिटी बॉन्ड की ज्यादा है, डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, किसके कंपैरिजन में, XO माइनस XH के। ये बात सभी को समझ में आ रही है। तो मतलब जहां पे डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ज्यादा होती है दो एटम्स के बीच की, उसके बीच का जो बॉन्ड होगा वो उतना अधिक पोलर होगा, बिकॉज डेल्टा EN की वैल्यू ज्यादा, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। तो अधिक बॉन्ड बेटा कौन सा पोलर होगा, सेकंड वाले केस में MO बॉन्ड। तो MO बॉन्ड अधिक पोलर होगा, जैसे पानी के साथ कांटेक्ट में आएगा तो MO बॉन्ड बेटा ब्रेक कर जाएगा, ब्रेक करते हुए M प्लस आयन में रिलीज होगा, ये आपका OH माइनस आयन में। तो बेटा यहाँ पे क्या, बेस। तो बेसिक कंडीशन क्या है आपको पता है, आपको बिल्कुल ध्यान रखना होगा कि डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पे वी विल डिसाइड कि कौन सा एसिड कौन सा बेस। अब बात क्लियर होगी सभी को। नेक्स्ट एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे बच्चों मैंने यहाँ पे लिया NaOH, जैसे मैंने लिया ClOH, आप डिसाइड करो एसिड कौन सा बेस कौन सा। देखो बेटा, तो आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में बात कर लेते हैं। बेटा सोडियम की कितनी थी, 0.9, आपको याद होनी चाहिए, ठीक है, वो टेबल मैंने बताई आपको। ऑक्सीजन कितनी होती है, 3.5। नेक्स्ट बेटा हाइड्रोजन कितनी होती है, 2.1। तो डिफरेंस निकालो और आंसर बताओ, कौन सा एसिड कौन सा बेस, इलेक्ट्रॉन डिफरेंस के ऊपर बताना है आपको, ठीक है। बेटा क्लोरीन कितनी होती है, 3.0 होती है, 3 लिख लो। ऑक्सीजन कितनी होती है, वो तो आपकी 3.5 है ना, इसे ध्यान रखना है बेटा। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होती है ऑक्सीजन से, गलत आंसर, ठीक है। ये आप चेक कर लो, यहाँ पे ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक है, 0.5 अधिक है। फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, उसके बाद और सब कहानी स्टार्ट होती है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे आपका हाइड्रोजन कितना होगा, उसका बेटा 2.1, ठीक है। चलो जल्दी से सॉल्व करो, दिस इज 2.1 ऑल्सो। कौन सा बॉन्ड अधिक पोलर होगा, तो पहले वाले केस की बात करना है। तो अब यहाँ पे आप डिफरेंस निकालो, इन दोनों का डिफरेंस निकालो, ठीक है, उसकी वैल्यू को यहाँ लिखो। इन दोनों का डिफरेंस निकालो, उसकी वैल्यू को यहाँ लिखो। इन दोनों का डिफरेंस निकालो, वो वैल्यू यहाँ लिख लेना। इन दोनों का डिफरेंस निकालो, वो वैल्यू यहाँ लिख लो। बताओ बेटा फर्स्ट वाले का डिफरेंस कितना आएगा, 3.5 माइनस 0.9, ठीक है। बताओ कितना आंसर आएगा, कितना होगा, 2.6, सही है। चेक कर लो आप लोग, इसका डिफरेंस कितना आएगा, यस 3.5 2.1 माइनस कर दो तो यहाँ से आपको 4 मिल जाएगा, यहाँ से 1 मिल जाएगा, 1.4, ठीक। अब चेक करो, तो किसका बेटा डेल्टा EN की वैल्यू ज्यादा, 2.6 इज ग्रेटर। इफ 2.6 इज ग्रेटर तो NO बॉन्ड, फर्स्ट केस में NO बॉन्ड अधिक पोलर होगा, अधिक पोलर तो ये बॉन्ड आपका टूट जाएगा, ये बॉन्ड टूटेगा तो बेटा ये N प्लस में जाएगा, ये आपका नेगेटिव में। तो इसका मतलब यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से मिल जाएगा एक तो OH माइनस, नेगेटिव चार्ज बच्चों ऑक्सीजन के ऊपर होता है, ठीक है, हाइड्रोजन पे नहीं, बाकी मिलेगा सोडियम प्लस। तो जैसे बच्चों OH माइनस आने मिला, हम बोल देंगे बेटा कि NaOH इज ए बेस, है ना। हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर बच्चों बात कर रहे हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान। सेकंड बच्चों हम बात करेंगे, तो 3 यहाँ पे 3.5 है, डिफरेंस करो तो ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.5 ना, बोर्ड में लिखते हैं ना अपन। ये बच्चों वैल्यू यहाँ से डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 3.5 है, यहाँ से आपको मिल जाएगा 0.4, यहाँ से 1.4। अधिक वैल्यू बच्चों कौन सी है, 1.4 अधिक है आपके 0.5 से। तो डेल्टा EN की वैल्यू बेटा OH वाले की अधिक है, तो ये पोलरिटी भी अधिक होगी, तो इसमें कौन सा बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा। जैसे ये बॉन्ड ब्रेक करेगा तो यहाँ से आंसर क्या मिलेगा, H प्लस आयन और ClO माइनस आयन। अब समझ में आया, क्लियर। तो सेकेंड वाला बेटा कंपाउंड क्या हो गया, एसिड, और फर्स्ट वाला कंपाउंड क्या हो गया, बेस।
तो सभी लोगों के लिए बात क्लियर हुई बेटा? बिल्कुल आसान है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। अब यहाँ से बच्चों हम लोग बात करते हैं इन ए ग्रुप, इन ए ग्रुप, ठीक है। पीरियड टेबल के ग्रुप के अंदर हमारा जो बेसिक स्ट्रेंथ का सीक्वेंस है वो क्या होता है? तो बेटा पता है टॉप टू बॉटम अगर हम ट्रेवल करते हैं ग्रुप के अंदर, ठीक है, तो उस केस में आपको पता है ओके। अब यहाँ देखते हैं, तो यहाँ पे आपका टॉप टू बॉटम अगर हम ट्रेवल करते हैं तो ट्रेवल करने में बेटा आपको हम लोग बात करें बेसिक स्ट्रेंथ को लेके, ठीक है, प्लीज ध्यान देना। टॉप टू बॉटम ट्रेवल करेंगे तो बच्चों डिफरेंस क्या होगा? देखो हर जगह ओएस तो क्या होगा? कॉमन। ओएच क्या होगा? कॉमन। जैसे बच्चों आप समझो यहाँ पे मैंने एस ब्लॉक के फर्स्ट को लिया, मैंने यहाँ पे एग्जांपल ले लेता हूँ चलो आपके लिए। LiOH लिथियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, रुबीडियम हाइड्रोक्साइड और बच्चों सीजियम हाइड्रोक्साइड। ध्यान देना, ठीक है। यस, अगर बच्चों हम टॉप टू बॉटम ट्रेवल करें तो कॉमन क्या है? OH माइनस, OH माइनस, OH माइनस, OH माइनस एंड OH माइनस, ये तो कॉमन है। डिफरेंस बेटा क्या होगा? यहाँ लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबीडियम है, सीजियम है। तो जो एलिमेंट का डिफरेंस है, मेटल का डिफरेंस है, तो अब हमें निकालना है बच्चों बेसिक स्ट्रेंथ। अगर मुझे बेसिक स्ट्रेंथ निकालना है तो किस पे डिपेंड करेंगे बताइए आप मुझे? तो बेटा हम OH माइनस पे डिपेंड थोड़ी नहीं करेंगे, उसका साइज तो बच्चों ही बराबर होगा, हर जगह कॉमन है, बिल्कुल इक्वल साइज होगा। साइज डिफरेंट बेटा किसका होगा? लिथियम का साइज बहुत छोटा होगा, लिथियम का इतना छोटा होगा, सोडियम थोड़ा सा बड़ा होगा, पोटेशियम इससे भी बड़ा होगा, रुबिडियम बच्चों इससे बड़ा होगा, सीजियम सबसे बड़ा होगा। ये सभी को बात समझ में आ रही है? मतलब आपके सबसे बड़ा साइज किसका होगा? सीजियम का ही होगा। और बेटा OH माइनस का साइज बेटा वही कॉमन छोटा साइज होगा। अब आपको बताना है यहाँ पे कि हमारा बेसिक स्ट्रेंथ का जो सीक्वेंस है वो क्या होना चाहिए। तो मैं आपको बताता हूँ, टॉप टू बॉटम आने पे आपकी जो बॉन्ड लेंथ है वो बच्चों इंक्रीज होगी। अब बॉन्ड लेंथ कौन सी इंक्रीज होगी वो समझो। भाई लिथियम का साइज छोटा है, OH माइनस का साइज भी छोटा है, यहाँ सोडियम का साइज थोड़ा और बड़ा हुआ, OH माइनस अभी भी छोटा रहा, पोटेशियम थोड़ा और बड़ा हुआ, OH माइनस अभी वही साइज का है, रुबिडियम थोड़ा और बड़ा हुआ, OH माइनस वही रहा, सीजियम बेटा बहुत बड़ा हो गया, OH माइनस ये रहा। अब आप कंपेयर कर लो। तो बेटा मैं पूछ रहा हूँ बॉन्ड लेंथ, तो बॉन्ड लेंथ बेटा यहाँ से होती है ना, बॉन्ड लेंथ अपन पढ़ते हैं ना, यस, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है ना, दिस इज बॉन्ड लेंथ हम लोगों ने पढ़ी थी। तो सबसे अधिक बच्चों डिस्टेंस कहाँ पे मिलेगी? लास्ट वाले केस में। अरे लास्ट वाले केस में सबसे अधिक डिस्टेंस मिलेगा ना, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को अपन बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। तो टॉप टू बॉटम आने पे, इसलिए बोल रहा हूँ टॉप टू बॉटम आने पे बॉन्ड लेंथ की वैल्यू बढ़ती है। और क्यों बढ़ती है आप देख लो यहाँ पे, CS का साइज बेटा बहुत बड़ा साइज है, साइज बड़ा है ना सीजियम का, OH माइनस तो छोटा साइज है। तो जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस दैट विल इंक्रीज एज कंपेयर टू बाकी जो RbOH है, KOH है, NaOH है, LiOH। अब समझ में आ गया? तो टॉप टू बॉटम आने पे बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी। अगर बच्चों बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होती है तो आपको तो बॉन्ड एनर्जी पे असर क्या पड़ता है बताओ आंसर अब मुझे। अगर बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ बच्चों क्या होगी? बॉन्ड स्ट्रेंथ वीक हो जाएगी, अरे कम हो जाएगी ना। मैंने कल बताया था ना, जितना बड़ा आपका डिस्टेंस रहेगा दो एटम्स के बीच में वो फटाक से ब्रेक हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो बच्चों बॉन्ड स्ट्रेंथ वीक मतलब आपकी जो बॉन्ड एनर्जी होगी वो भी आपको कम देनी पड़ेगी, बिल्कुल से। बॉन्ड स्ट्रेंथ, अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी तो उसका मतलब बेटा थोड़ी सी हीट पे OH माइनस फटाक से बाहर निकल जाएगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो कहां से बाहर निकलेगा? CHOH से। तो CHOH से जो OH माइनस रिलीज होगा वो बहुत फास्ट होगा, और जहां से OH माइनस तेजी से रिलीज होगा तो इसका मतलब जो टॉप टू बॉटम आने पे जो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होगा दैट विल आल्सो इंक्रीज। तो बेसिक स्ट्रेंथ भी क्या करेगी? आपकी इंक्रीज करेगी। क्या सभी को मेरी बात समझ में आई? तो व्हाट इज द ऑर्डर फॉर बेसिक स्ट्रेंथ? ये ऑर्डर बन जाएगा, चेक करके देख। भाई बेसिक स्ट्रेंथ का बेसिक मतलब क्या है? बेसिक मतलब यही है कि आपका OH माइनस आयन रिलीज होना चाहिए। तो OH माइनस आयन बेटा सबसे फास्ट रिलीज कहां से हो? मैं अगर बोलूं कि एसिडिक स्ट्रेंथ का मतलब क्या है, तो आप बोलोगे सर H प्लस आयन जहां से तेजी से रिलीज हो, मतलब फायरिंग ऑफ H प्लस आयन दैट विल बी मैक्सिमम। अपन लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा था। तो H प्लस आयन कहां से फास्ट निकलता है? जहां पे उसका कॉन्जुगेट बेस अधिक स्टेबल होता है। कॉन्जुगेट बेस स्टेबल कैसे होता है? बिकॉज ऑफ डिफरेंट इफेक्ट, रेजोनेंस, मेसोमेरिक एंड सो ऑन, ऑर्थो इफेक्ट, SIR इफेक्ट, SIP इफेक्ट, बहुत सारे इफेक्ट हम लोगों ने पढ़े हैं। तो कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा, H प्लस आयन की फायरिंग उतनी ज्यादा तेजी से होगी, आप लोगों ने पढ़ा है अच्छे से। लेकिन मैंने पूछा बेटा OH माइनस, बिकॉज बेस के बारे में बात करते हैं तो हम OH माइनस पे फोकस करते हैं। तो OH माइनस, भाई हम अरेनियस एसिड पे ही बात कर रहे हैं,
तो OH माइनस बेटा कहां से तेजी से निकलेगा, जहां पे आपका बॉन्ड स्ट्रेंथ आपका वीक होगा। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ वीक कहां पे होगा, तो सीजम बहुत बड़ा साइज का है, बिगर साइज कैटाइन, स्मॉलर साइज एनाइंस, क्या बच्चों ओवरलैपिंग परफेक्ट होगी, बिल्कुल परफेक्ट नहीं होने वाली है। बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, बॉन्ड लेंथ जैसे अधिक होगी बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा। तो OH माइनस यानी कि फायरिंग सबसे तेजी से कहां से होगी, CHOH से। इसलिए CHOH बच्चों बहुत जबरदस्त अच्छा स्ट्रॉन्ग बेस होता है एज कंपेयर टू NaOH, KOH, ReOH, LiOH। ये बात समझ में आ गई सभी को, कोई डाउट? अरे बताओ भाई। नेक्स्ट बेटा बात करते हैं सेकेंड। मैंने लिखा है बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। अब बताओ बच्चों क्या ऑर्डर होगा बेसिक स्ट्रेंथ का, बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा आप बिल्कुल निकाल पाओगे। ठीक है, देखो बेटा अब कंपेयर कर लेना फटक से यहाँ पे कि जो OH माइनस का साइज है वो तो बेटा छोटा ही होगा। ठीक है, अब बेरियम का साइज तो बेटा इतना छोटा है, मैग्नीशियम थोड़ा इससे बड़ा होगा, टोटल साइज बढ़ता है, इसको भी कोई स्मॉल n की वैल्यू बढ़ती है, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते हैं, और बेटा बेरियम ही सबसे बड़ा साइज का होगा। OH माइनस साइज तो बेटा कॉमन है, OH माइनस बेटा यहाँ पे होगा, एक OH माइनस यहाँ पे लगा होगा, एक OH यहाँ पे लगा होगा, ध्यान देना, एक OH यहाँ पे लगा होगा, एक OH यहाँ पे, तो इन सबके साइज तो बराबर है। जिसके साइज ऑलरेडी बराबर है तो इंसान सा थोड़ी नहीं बड़ा डिफाइन किया जाएगा। आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी, बहुत क्लियर। इसका मतलब आप इनको ज्वाइन कर सकते हो इस तरीके से। ठीक है, वो आपका मेटल है, बाकी आपका OH माइनस एनाइन है। तो बताओ मुझे सबसे ज्यादा बच्चों बॉन्ड लेंथ किसकी, सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी, आपकी BaOH टॉइस की सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ यही देखने को मिलेगी। बॉन्ड लेंथ की वैल्यू यहाँ सबसे अधिक होगी, तो बेटा बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी भी बहुत कम देनी पड़ेगी, तो रूम टेम्परेचर पे OH माइनस बाहर निकल जाएगा। तो सबसे अच्छा बच्चों बेस कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल सही, ये आपका ऑर्डर बन जाएगा। चेक करो बेटा सभी लोग, बिल्कुल बात समझ में आ रही है। तो बेसिक स्ट्रेंथ टॉप टू बॉटम आने पे ऑलवेज इंक्रीज करती है, बिल्कुल बात समझ में आ गई। चलो एक और लेते हैं एग्जांपल। जैसे बच्चों लिया मैंने 13 फैमिली का, जैसे लिया मैंने BOH थ्राइस, नेक्स्ट लिया बेटा मैंने ALOH थ्राइस, बैगन आलू गाजर, ठीक है, गैलियम, यस, OH थ्राइस, इंडियम, थैलियम, ठीक है। क्या सीक्वेंस होगा बेटा, यहाँ क्या सीक्वेंस होगा बेसिक स्ट्रेंथ का, आप बिल्कुल टिक कर पाओगे। और आपको ये भी पता है, एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि बेटा लेफ्ट टू राइट अगर हम पीरियोड टेबल में ट्रेवल करते हैं तो बच्चों नॉन मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज करता है। भाई लेफ्ट साइड में मेटल्स होते हैं, फिर आपके डी ब्लॉक वाले मेटल्स आते हैं, फिर लास्ट में आपको सारे मेटल्स आपको नॉन मेटल्स मिलने लगते हैं। लेफ्ट टू राइट अगर बेटा पीरियड में ट्रेवल करते हैं, और टॉप टू बॉटम अगर हम ट्रेवल करते हैं तो उस केस में आपको ऊपर वाले बच्चों मेटल्स हैं, ऊपर वाले क्या है, नॉन मेटल्स है, नीचे वाले बच्चों क्या मिल जाएंगे, मेटल्स मिल जाएंगे। तो मतलब क्या है, टॉप टू बॉटम आने पे ग्रुप में ट्रेवल करने से जो मेटेलिक प्रॉपर्टी है दैट विल इंक्रीज, मेटेलिक प्रॉपर्टी इंक्रीज। तो इसलिए बच्चों पी ब्लॉक के अंदर भी आपके जितने भी ग्रुप्स हैं, हर ग्रुप्स के अंदर नीचे आने पे मेटेलिक प्रॉपर्टी इंक्रीज करती है। जैसे देखो यहाँ पे एल्यूमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है, थैलियम है, ये अपनी मेटेलिक प्रॉपर्टी को डिफाइन करते हैं। ऊपर वाला बच्चों जो आपको दे रखा है BOH थ्राइस, वो तो आपका बोरोन है, वो तो प्रॉपर आपका नॉन मेटल कैटेगरी में चला जाएगा। तो आपका सीक्वेंस क्या बनेगा, बेसिक स्ट्रेंथ सीक्वेंस क्या बनेगा, तो बेसिक सीक्वेंस वही बनेगा, टॉप टू बॉटम आने पे बेसिक स्ट्रेंथ दैट विल इंक्रीज। तो आंसर होगा आपका ये। सभी को समझ में आया, कोई डाउट? बताओ भाई सभी लोग, यस बच्चों। और यही बच्चा सेम ट्रेंड होता है ऑक्साइड को लेके भी, मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, यही जो सेम ट्रेंड है वो आपके ऑक्साइड को लेके भी होता है। अगर आपको ऑक्साइड मिलते हैं तो मैं लिख सकता हूँ कि बेसिक नेचर या बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड इंक्रीजेस अगर बच्चों हम मूव कर रहे हैं डाउन दी ग्रुप। अगर हम टॉप टू बॉटम अगर ग्रुप में ट्रेवल कर रहे हैं तो जिस तरीके से बेटा आपके जो आपके हाइड्रोक्साइड हैं उनका बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ता है, उसी तरीके से आपके जो ऑक्साइड्स हैं उनका भी बेसिक स्ट्रेंथ बच्चों क्या करता है, इंक्रीज करता है। सेम ऑर्डर है, सेम सीक्वेंस है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। जैसे मैं आपको बताऊं बेटा LiOH आपको पता है बेस है, ठीक है। अगर इसमें से मैं पानी को बाहर निकाल दूं, आपको पता है कि अगर मैं मेटल ऑक्साइड को पानी में डिजोल्व करता हूं तो बच्चों बेस बनते हैं, एल्कलीज बनते हैं, बिल्कुल सही। तो अब मैं क्या करता हूं कि उस बेस में से पानी को बाहर निकाल देता हूं। अब बेस में से अगर मैं पानी को बाहर निकालूंगा तो मुझे बताओ यहां से क्या बनेगा, भाई इनके ऑक्साइड ही बन जाएंगे। आप इसको लिख सकते हो ना इस तरीके से, इसके टू मोल्स यहाँ पे लिए आते हैं बैलेंसिंग के लिए, Li2, देन यहाँ से आपका O2 हो जाएगा, देन आपका यहाँ से H2 हो जाएगा।
अब इसमें से आप एक वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकालो तो क्या बनेगा, ये बच्चों बन जाएगा आपका यहाँ से Li2, एक ऑक्सीजन बचेगा बिकॉज एक बाहर गया तो हाइड्रोजन था बाहर, तो आपको ये मिलेगा Li2। ये बात समझ में आ रही है। तो Li2 आपको वो देखने को मिलेगा, तो आपका यहाँ पे ऑक्साइड्स हो गया। बिल्कुल सभी को बात समझ में आ रही है, क्लियर। तो वही सिक्वेंस है कि जिस तरीके से बेस का ऑर्डर होता है उसी तरीके से बच्चों आपके जो मेटल के ऑक्साइड्स होंगे उनका भी सेम सीक्वेंस आपको यही देखने को मिलेगा। कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, आप चाहे पी ब्लॉक में जाओ चाहे एस ब्लॉक में जाओ, आंसर आपको वही मिलेगा। टॉप टू बॉटम जाने पे आपके जो ऑक्साइड्स हैं या फिर आपके यहाँ पे जो हाइड्रोक्साइड्स हैं उनका आपका जो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है दैट विल इंक्रीज। सभी को बात समझ में आ गई, कोई कंफ्यूजन नहीं। गुड। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं नेचर ऑफ हाइड्राइड। नेचर ऑफ हाइड्राइड, नेचर ऑफ हाइड्राइड को बड़ा डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो इसका भी वही एसिड का बेसिक स्ट्रेंथ। बेटा हाइड्राइड का बेसिक मतलब क्या कि भाई आपका एक एलिमेंट एम है उसका बेटा लगाया हाइड्रोजन, ठीक है। हम इसके ऊपर बात करने वाले हैं इसके एसिड को बेसिक स्ट्रेंथ के ऊपर। तो सबसे पहले बच्चों हम बात करेंगे पीरियड को लेकर। पीरियड का मतलब बेटा लेफ्ट टू राइट ट्रेवल करना। तो लेफ्ट टू राइट अगर बच्चों हम ट्रेवल करेंगे तो इसका मतलब क्या है, आपको पता है यहाँ पे कौन सा पॉइंट डोमिनेट करता है बेटा, जेड इफेक्टिव विल डोमिनेट। अगर जेड इफेक्टिव डोमिनेट करता है, इंक्रीज करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू इंक्रीज करेगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू बच्चों इंक्रीज करती है तो यहाँ पे जो एसिडिक स्ट्रेंथ है उसकी वैल्यू भी इंक्रीज करेगी। आपको प्लीज ध्यान रखना है लेफ्ट टू राइट जाने पे अगर क्वेश्चन बेटा आता है फ्रॉम द हाइड्राइड, अगर हाइड्राइड को अरेंज करना होगा क्वेश्चन इसके ऊपर आता है तो आप सिर्फ फोकस करना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एलिमेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एलिमेंट। सेंट्रल एलिमेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा होगी एसिडिक स्ट्रेंथ की वैल्यू भी उतनी ही ज्यादा होगी। क्या सभी को मेरी बात समझ में आ रही है, बिल्कुल क्लियर। जैसे बड़ा एग्जांपल लेते हैं, मैं लिया सोडियम हाइड्राइड, मैग्नीशियम का लिया हाइड्राइड, पीरियड ले लिया मैंने ElS3, यस। नेक्स्ट बेटा यहाँ पे एल्यूमिनियम सिलिकॉन, ठीक है, SiH4 कार्बन फैमिली का आ जाएगा। नेक्स्ट कौन सा होगा, फॉस्फोरस PS3। नेक्स्ट क्या होगा, H2S ऑक्सीजन फैमिली का। नेक्स्ट बच्चों HCl। बताओ क्या ऑर्डर होना चाहिए। एसिडिक देखो ये हाइड्राइड है NaH, मैग्नीशियम हाइड्राइड, एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सिलिकॉन हाइड्राइड, फॉस्फीन इसको बोलते हैं, गैस होती है पॉइजनस, H2S है ना। लास्ट में आपका हाइड्रोजन क्लोराइड। क्या आपका यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ का सीक्वेंस बच्चों क्या होगा, तो आंसर होगा आपका ये, चेक कर लो आप। तो जब भी बेटा सेम पीरियड से अगर एलिमेंट कनेक्ट किए जाएं आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या करेगी, इंक्रीज। यहाँ पे आपका कौन है सेंट्रल एलिमेंट, सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, सिलिकॉन है, फॉस्फोरस है, सल्फर है, यहाँ क्लोरीन है, ठीक है। आंसर सभी का बन जाएगा। कोई कंफ्यूजन किसी बच्चे को, आसान है बिल्कुल। चलो नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं अपन ग्रुप की तरफ। तो ग्रुप में बच्चों बात करते हैं तो टॉप टू बॉटम अपन ट्रेवल करते हैं। तो टॉप टू बॉटम ट्रेवल करने पे क्वेश्चन हमारा ये है कि जो MH बॉन्ड होगा उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा टॉप टू बॉटम मूव करने पे। आप मुझे बताओ बेटा, ये एक जो कॉन्सेप्ट होता है ना कि हम जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं ना तो जेड इफेक्टिव डोमिनेट करता है, हमेशा उसी से आंसर निकलना है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू बढ़ती है जिसकी वजह से फोर्स अट्रैक्शन बढ़ता जाता है, ठीक है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ की वैल्यू बच्चों इंक्रीज करते जाते हैं। लेकिन टॉप टू बॉटम आने पे हमेशा आंसर बच्चों साइज से बनेगा। भाई टॉप टू बॉटम आने पे स्मॉल n की वैल्यू बढ़ती है तो प्रिंसिपल सेल्स बढ़ती है तो साइज बढ़ता है। अब साइज बढ़ने बेटा एच का साइज तो नहीं बढ़ेगा ना, m का साइज बढ़ेगा, जो m आपका एलिमेंट होगा साइज बढ़ेगा। तो टॉप टू बॉटम आने पे साइज बढ़ता है, तो साइज बेटा बढ़ने से क्या होगा, जो बॉन्ड लेंथ होगी उसकी वैल्यू बढ़ेगी। बताओ भाई बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो बच्चों बॉन्ड स्ट्रेंथ पे क्या असर पड़ेगा, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ बेटा आपकी कम हो जाएगी। भाई बॉन्ड की मजबूती कम हो जाएगी, बॉन्ड आसानी से डिसोसिएट हो जाएगा। और बॉन्ड स्ट्रेंथ अगर बच्चा आपका डिसोसिएट आ रहा, बिल्कुल बॉन्ड स्ट्रेंथ अगर कम हो जाएगी और बॉन्ड डिसो एनर्जी आपको कम देनी पड़ेगी, तो इसका मतलब है कि वहां से H+ आयन भी बेटा बहुत फटाक से रिलीज हो जाएगा। मेरी बात भाई H+ आयन फायरिंग ऑफ H+ आपका फास्ट होगा और H+ बेटा जितने तेजी से बाहर निकलेगा तो वहां पे एसिडिक स्ट्रेंथ की वैल्यू भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। बस हो गया आंसर। तो निकालो बेटा फटाफट से। टॉप टू बॉटम आ रहे हैं, एग्जांपल ले लो बेटा। यहाँ पे हाइड्रोजन आयोडाइड ऐसा आप ले लो यहाँ पे इस तरीके से, HF, HCl, HBr, HI। बताओ बच्चों क्या ऑर्डर होगा एसिडिक स्ट्रेंथ। टॉप टू बॉटम बेटा देखो, फ्लोरीन दे रखा है, क्लोरीन दे रखा है, ब्रोमीन है, आयोडीन है ना। ये हम ग्रुप में चल रहे हैं, 17 फैमिली है आपकी हेलोजन फैमिली। बेटा हाइड्रोजन तो वही छोटा साइज का होगा। देखो ये रहा बेटा हाइड्रोजन, ये है आपका फ्लोरीन, यहाँ पे ये हाइड्रोजन, ये क्लोरीन होगा,
ये हाइड्रोजन है, यहाँ ब्रोमीन होगा, यह हाइड्रोजन है, ये कुछ आयोडीन होगा। आप चेक कर लो बेटा, आपकी जो बॉन्ड लेंथ है सबसे अधिक कहाँ देखने को मिलेगी? इस वाले केस में। एच वाले केस में बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगी, एच वाले केस में बॉन्ड लेंथ उससे कम होगी। और जहां बच्चों बॉन्ड लेंथ की वैल्यू आपकी ज्यादा हो जाएगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ कमजोर हो जाएगी। अब बॉन्ड स्ट्रेंथ बच्चों कम हो जाएगी तो H प्लस बेटा फटाक से बाहर निकल जाएगा बिकॉज जैसे। अब यहाँ से इसका मतलब ये हो गया कि टॉप टू बॉटम आने पे जो एसिडिक स्ट्रेंथ की जो वैल्यू है वो परफेक्ट बेटा इंक्रीज करेगी बिकॉज फायरिंग ऑफ H प्लस बेटा नीचे से फास्ट हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा आपका ये। तो सबसे अच्छा बच्चों एसिड कौन सा होता है? आपका HI। ठीक है, तो HF H पर में से HI सबसे अच्छा एसिड क्यों है, ये भी आपको समझ में आ गया। ये तो मैंने बताया ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लेकिन अगर आपको याद होगा बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैंने पढ़ाया था, तो वहां डिस्कस किया था ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ आयोडाइड आयन। याद करो भाई, आयोडाइड इज ए कॉन्जुगेट बेस, तो कॉन्जुगेट बेस की बच्चों स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा यहाँ पे क्यों? बिकॉज नेगेटिव चार्ज, आयोडीन बहुत बड़ा साइज का है, नेगेटिव चार्ज आएगा फटाक से स्टेबल हो जाएगा भाई, बहुत बड़ा साइज का है, कोई रिपल्शन नहीं होगा। इंटरइलेक्ट्रॉन रिपल्शन की वैल्यू सबसे कम यही देखने को मिलेगी, तो इंटरइलेक्ट्रॉन रिपल्शन की वैल्यू सबसे कम यहीं पे, तो कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी यहाँ पे सबसे ज्यादा। तो बेटा रिएक्शन क्या होगा? रिएक्शन ऑलवेज मूव्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम शिफ्ट करेगा तो फटाफट से बहुत ज्यादा H% रिलीज करेगा। आपको याद होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैंने पढ़ाई थी वहां पे, यहाँ बताया मैंने ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ, फायरिंग ऑफ H प्लस आयन। तो दोनों ही रीजन आपको ध्यान रखना है, दोनों रीजन से सेम आंसर निकल के आता है। बात समझ में आई क्या? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आंसर कैसे बनता है, इनऑर्गेनिक से आंसर कैसे बनता है, लेकिन आंसर दोनों ही सेम है, कॉन्सेप्ट आपके भले अलग अलग होता है। बताओ भाई, बात समझ में आ रही है? कोई डाउट? चलो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट बच्चों मैं क्वेश्चन लेता हूँ, CH4, SiH4, TeH4, SnH4। बताओ बच्चों एसिडिक स्ट्रेंथ का सीक्वेंस क्या होगा? एसिडिक स्ट्रेंथ का सीक्वेंस क्या होगा? फर्स्ट, सेकेंड दिया मैंने आपको अमोनिया, PH3, ASH3, SbH3 एंड बिस्मथ, BiH3। नेक्स्ट वन इज थर्ड, थर्ड बच्चों दिया मैंने आपको वाटर मॉलिक्यूल, H2A सल्फाइड गैस, H2AC एंड आपका H2T। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ? बताओ भाई जल्दी से, आंसर क्या होगा? ये होना चाहिए, चेक कर लो आप। इस केस में ये आपका ऑर्डर होगा, इस केस में आपका यही ऑर्डर होगा। क्लियर? तो आप देख रहे हो कि टॉप टू बॉटम जाने पे जो एसिड की स्ट्रेंथ है उसकी वैल्यू बच्चों इंक्रीज करती है, बिकॉज बॉन्ड स्ट्रेंथ आपकी डिक्रीज होती है, ठीक है, बॉन्ड लेंथ बढ़ने के साथ, जिसकी वजह से फायरिंग ऑफ H+ आयन बच्चों फास्ट होगा। तो हम बिल्कुल बोल सकते हैं कि बेटा H+ आयन एसिडिक कंपाउंड आपका कौन सा अधिक होगा? हाइड्राइड बोल रहा हूं मैं, ठीक है, नहीं सब हाइड्राइड, आपको इस तरीके से आंसर निकालने होंगे। अब ये बात समझ में आ गई सभी को? चलो एक क्वेश्चन और लेता हूं मैं यहाँ पे। CH4 हो गया, SaH4, ठीक है। यस, यहाँ पे कोई डाउट है किसी बच्चों को? नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने दिया, CH4 फर्स्ट कंपाउंड है, सेकेंड कंपाउंड है SaH4 एंड थर्ड कंपाउंड है PH3 एंड फोर्थ कंपाउंड इज H2S। इन कंपाउंड्स को बच्चों अरेंज करना है आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में इनको अरेंज करना है। सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। यस, सॉल्व करो बच्चों प्लीज, क्या आंसर होना चाहिए? क्या आंसर होगा इसका? CH4 है, PH3 है, SaH4 है, H2S है। मैंने पूछा बच्चों एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा, तो आंसर बड़ा आसान है। देखो पहले वाले केस में क्या बेटा, कार्बन दे रखा है, तो आपको पता होना चाहिए कि कार्बन किस जगह से, उसकी पोजीशन क्या है। तो एग्जैक्टली बच्चों ये जो कार्बन है ये N=2, 2 का मतलब बेटा, 2 का मतलब क्या? सेकंड पीरियड। यस, 2 का मतलब क्या है? सेकंड पीरियड। भाई उसने पूछा ना एसिडिक स्ट्रेंथ, तो वी विल फोकस ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बॉन्ड स्ट्रेंथ, उन सब पे फोकस करेंगे, ठीक है। यस, CH4 हो गया। इसके बाद बच्चों हम बात करते हैं और कौन सा फॉस्फोरस है एंड सिलिकॉन है, आपका यहाँ पे सल्फर है। तो ये सब कहाँ से बिलोंग करते हैं बेटा? थर्ड पीरियड से। आप चेक कर लो, जैसे आपका PH3 हो गया, जैसे आपका SiH4 हो गया, जैसे आपका H2S हो गया,
है ना। इन सभी बेटा आपका देखो सल्फर है, सिलिकॉन है, फास्फोरस है, ऑल आर बिलोंग फ्रॉम n इक्वल टू 3। 3 का मतलब पीरियड नंबर 3। अब पीरियड नंबर 3 का मतलब नीचे, भाई 2 से नीचे आता है ना 3, 2 के बाद 3 आता है ना, तो ये देखो CH4 की पोजीशन यहाँ रहेगी, बाकी की पोजीशन से बच्चों नीचे रहेगी तीसरे पीरियड में। अब आप निकाल सकते हो सबसे अधिक एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर किसका होगा। यस भाई, टॉप टू बॉटम आने पे एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज आपकी इंक्रीज करती है, तो सबसे कम एसिडिक कौन सा होगा, पीरियड 2 वाला। अरे पीरियड 2 वाला एसिडिक स्ट्रेंथ, भाई यहाँ पे क्या है आपको पहचानना है ना पोजीशन, कि कार्बन की पोजीशन क्या है, फास्फोरस की क्या है, सिलिकॉन की क्या है, सल्फर की क्या है। तो कार्बन की पोजीशन बच्चों कहाँ पे है, सेकेंड पीरियड में है। उसके नीचे बाकी जो बचे हैं बेटा वो नीचे आएंगे, तो जो ऊपर है वो नीचे है, मतलब टॉप टू बॉटम का सीक्वेंस बैठ रहा है ना यहाँ पे ग्रुप वाला। तो इसका मतलब क्या है कि जो सेकंड वाला, जो सेकंड पीरियड का आपका कंपाउंड बनेगा कार्बन वाला CH4 मीथेन, उसकी एस्टिंग बेटा हमेशा कम हो जाएगी, उसकी एस्टिंग लीस्ट होगी इन सब के कंपैरिजन में। ये बात आप समझ लो, बहुत क्लियर। तो बाकी का आप अरेंज करो क्या होगा आंसर। यस, तो व्हाट इज द राइट आंसर, CH4 बेटा लिस्ट हो जाएगा। बाकी का बताओ। बाकी देखो यहाँ से आपका ये नीचे आ जाएगा, मतलब पीरियड 3 में बिल्कुल सीक्वेंस को फॉलो करेगा। और फिर आपको पता है कि पोजीशन जरा चेक करो, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है। यस, इसको बेटा हम नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ से सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ठीक है। कौन कौन से दे रखे हैं, फास्फोरस है, सल्फर है, ये है। तो इन तीनों में से अधिक किसका होगा, सल्फर का, बिकॉज ये बेटा बैठेगा आपके पीरियड में, तो ये बैठेगा पीरियड में आंसर। तो लेफ्ट राइट यानी इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करती है, दैट्स व्हाई वहां पे ऐसे बेटा इंक्रीज करेगी। इसका मतलब आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे SiH4 इससे अधिक, फिर उससे अधिक होगा आपका फास्फोरस वाला PH3, और सबसे अधिक होगा H2S। तो H2S इज मोर एसिडिक, ठीक है। बाकी CH4 आपका सबसे लीस्ट एसिडिक होगा। सभी को बात समझ में आ गई बेटा, क्लियर हुआ सभी को। चलो गुड। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं हम लोग यहाँ पे, हमारे कुछ और कंपाउंड्स हैं जैसे जिनको बच्चों हम लोग जनरली क्या करते हैं, एम्फोटरी कैटेगरी में डालते हैं। न्यूट्रल कौन कौन से हैं, न्यूट्रल ऑक्साइड। न्यूट्रल ऑक्साइड बच्चों बेसिकली आपके 4 हैं, जैसे CO इट इज न्यूट्रल, ऑक्सीडेशन नंबर 0 फॉलो करते हैं इसके लिए। वाटर मॉलिक्यूल्स न्यूट्रल, NO ऑल्सो न्यूट्रल, N2O इज ऑल्सो न्यूट्रल, ठीक है। ये आपके न्यूट्रल ऑक्साइड्स हैं, ठीक है, लिख लो ध्यान से, दीज आर द न्यूट्रल ऑक्साइड। और इसके बाद बच्चों जो हम बात करते हैं एम्फोटरिक को लेके, तो एम्फोटरिक कौन कौन से होते हैं, तो एम्फोटरिक वाले केस में आपका बेरिलियम वगैरह है, ये सब एम्फोटरिक वाली कैटेगरी में जाते हैं। यस, कोई डाउट है किसी को इस, कुछ पूछना है बेटा, नहीं। तो देखो यहां से अपन बात करते हैं, भाई एम्फोटरिक को थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे आपका बेरिलियम, इसका ऑक्साइड BeO, जैसे आपका Al2O3, जैसे आपका ZnO, जैसे आपका SnO, जैसे आपका PbO, नेक्स्ट इज SnO2, नेक्स्ट बच्चों PbO2, नेक्स्ट इज Sb2O3, ठीक है। ये कुछ कॉमन है, ठीक है। इनको आपको, इसको मैं ज्यादा एक्सप्लेन करूंगा आपको एस ब्लॉक के अंदर, ठीक है। एस ब्लॉक जब चैप्टर में अभी स्टार्ट करूंगा इसके बाद, तो वहां पे मैं सारे के सारे ऑक्साइड्स के बारे में बताऊंगा, मेटल ऑक्साइड के बारे में, ठीक है। अभी सिर्फ मैं कॉमन कुछ बात करूँ, ध्यान रखना, बेरिलियम, एल्यूमिनियम, जिंक, टिन, लेड, SN, जिसको हम लोग पढ़ते हैं, जिसको भी करानी है पार्टी, जाओ सब ऑस्ट्रेलिया सिडनी, उसको हम रिपीट करते हैं, वहां पे आपको नोमिनिक्स हम बताएंगे कि कौन कौन से आपको एम्फोटरिक होते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो एम्फोटरिक मैंने यहाँ पे आपको रिप्रेजेंट किया है। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं इसके बाद, तो आपको समझ में आ गया होगा कि भाई एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में अगर क्वेश्चन आता है ऑक्साइड्स को लेके, या बच्चों क्वेश्चन आता है आपकी ऑक्सी एसिड्स को लेके, तो ऑलवेज फॉलो द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऑलवेज फॉलो द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पे आपको आंसर्स निकालने हैं, और प्लीज बच्चों फोकस करना है कहाँ पे, ये बात ध्यान रखें कि अगर बेटा ऑक्साइड्स आपके पीरियड में दे रखे हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ग्रुप में आ रहे हैं तो साइज, ठीक है, डिस्ट्रॉय एनर्जी वगैरह आप लोग फॉलो कर लो, आंसर बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद बच्चों हम बात करते हैं कुछ और ऑर्डर को लेके। जैसे बच्चों मैंने बोला है SO3, ये फर्स्ट कंपाउंड है, सेकेंड आपका है SeO3, नेक्स्ट है आपका थर्ड TeO3। बताओ बच्चों एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा, ये फर्स्ट क्वेश्चन दिया मैंने। सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं, यहीं पे मैंने बच्चों लिखा है H2SO4, सेकेंड लिखा मैंने H2SeO4,
नेक्स्ट लिखा है मैंने H2TeO4, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, तो ये ऑर्डर हो जाएगा, यहाँ पे इसका ऑर्डर ये बनेगा। चेक करके देखो क्या सही लिखा है मैंने, चेक करो बेटा, क्या ऑर्डर सही है एसिडिक स्ट्रेंथ का? नहीं, इट इज इनकरेक्ट। क्यों गलत है? क्योंकि बेटा टॉप टू बॉटम आप देख लो यहाँ पे ऑक्सीजन के बाद सल्फर, सेलेनियम, टेरिलियम, तो टॉप टू बॉटम अगर यहाँ पे ग्रुप दे रखा है तो ग्रुप में चलने बेटा एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज करती है, तो आपका ऑर्डर क्या बनेगा ये, तो एसिडिक स्ट्रेंथ का बेटा सही ऑर्डर आपका ये होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन है इस तरीके से, कुछ और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। जैसे बच्चों मैंने यहाँ पे लिखा है H2SO3, यहाँ पे लिखा मैंने H2SeO3, ठीक है। नेक्स्ट है आपका H2TeO3, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, तो बेटा ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं, जैसे लिखा मैंने HNO3, जैसे है H2CO3, जैसे बच्चों है H2BO3, तो व्हाट इज द ऑर्डर, तो अब आपको दिख रहा है कि भाई ये आपका यहाँ पे नाइट्रोजन है, कार्बन है, सेंट्रल एलिमेंट बोरोन है, ठीक है, ये सीक्वेंस है। तो भाई ये पीरियड में आ रहे हैं, तो बेटा सेकंड पीरियड की बात करेंगे तो बेटा मुझे बताओ, लेफ्ट टू राइट ट्रेवल करते हैं तो फिर कौन आता है, पहले बोरोन, फिर कार्बन, नाइट्रोजन, ये सीक्वेंस होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। और लेफ्ट टू राइट जाने बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फॉलो करते हैं अपन एसिडिक स्ट्रेंथ को डिफाइन करने के लिए। तो आपका सही में बेटा एसिडिक सीक्वेंस क्या होगा, ये हो जाएगा। आप चेक कर लो, नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे अधिक होगी, भाई मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन की, तो उसकी एसिडिक क्या होगी, सबसे ज्यादा हो जाएगी। ये सभी को बात समझ में आ गई, क्लियर? मैं कुछ एग्जांपल्स डिस्कस कर रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट बच्चों मैंने लिखा है H3PO4, नेक्स्ट लिखा है मैंने H3ASO4, नेक्स्ट से बच्चों H3SPO4, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, आंसर देखो ये हो जाएगा, आप चेक कर लो। नेक्स्ट बच्चों बात कर रहे हैं HOF, नेक्स्ट है आपका HOCl, नेक्स्ट है HOBr, और लास्ट है आपका HOI, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ का बेटा ऑर्डर क्या बनेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पे। अब बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पे तो ये फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, तो टॉप टू बॉटम सर आएंगे, हाइपोहेलस एसिड है बेटा, हाइपोहेलस एसिड टॉप टू बॉटम आने पे आएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बच्चों इसके ज्यादा होगी। तो बोलोगे सर टॉप टू बॉटम आने पर तो साइज को फोकस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फोकस क्यों कर रहे हो, तो टॉप टू बॉटम साइज पे फोकस हम यहाँ पे नहीं करेंगे इन केस ऑफ हेलोजन। हेलोजन वाले केस के अंदर ये बात आपको ध्यान रखनी है बेटा, हाइपोहेलस वाला एसिड हो, हाइपोहेलस वाले एसिड हो गए, हाइड्रोजन क्लोराइड नहीं, ध्यान दो, अलग अलग केसेस हैं, HCl, HI, HBr, HF, वो अलग केस हैं, ठीक है। उसमें HI की एसिडिक आपकी सबसे अधिक होती है, लेकिन मैंने हाइपोहेलस एसिड लिए हैं, ऑक्सी एसिड से, HOF, HOCl, HOBr, HOI, तो इस केस में HOI को आप मोस्ट एसिडिक मत कर देना, गलत आंसर हो जाएगा। सबसे अधिक बेटा कौन सा होगा, आपका HOF होगा। क्यों? क्योंकि वहां से जब H+ बच्चों रिलीज होगा तो वहां पे नेगेटिव चार्ज बहुत तेजी से स्टेबल होगा ऑक्सीजन के ऊपर, ठीक है। तो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन एंथैल्पी की एनर्जी के ऊपर सीक्वेंस बनता है, इसलिए आपका जो HOF होगा वो मोर एसिडिक होता है आपके, और सबसे लीस्ट एसिडिक होता है HOI, ठीक है। यस, इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं HClO4, HBrO4, HiO4, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, बिल्कुल आपका यही ऑर्डर बैठेगा, ठीक है। इसके बाद बच्चों बात करते हैं अपन N2O5, P2O5, AS2O5, व्हाट इज द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर, दिस वन। इसके बाद जो हम और बात करते हैं, जैसे आपका N2O3 हो गया, P2O3 हो गया, या फिर आपका AS2O3 हो गया, लास्ट वन इज Sp2O3, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, बिल्कुल, ठीक है, ये आपका ऑर्डर बैठेगा। समझ में आया सभी को, कोई कंफ्यूजन किसी बच्चों को? no. इसके बाद बच्चों हम बात करते हैं, ध्यान देना, अगर बच्चों सेंट्रल एलिमेंट सेम हो जाते हैं ऑक्साइड्स की तो हम कैसे निकालेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है। जैसे मैंने लिखा है Sb2O3 O5, फिर लिखा है बेटा मैंने Sb2O3, है ना, व्हाट इज द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर, दोनों में से किसकी एसिडिक बेटा आपकी ज्यादा होगी, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन लिया मैंने HClO4, HClO3, HClO2 और HClO, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा। सेंट्रल एलिमेंट बेटा यहाँ पे देखो दोनों जगह सेम है, ठीक है, क्लोरीन 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 यहाँ पे है, तो कैसे निकालें बेटा, ऑलवेज फॉलो ऑक्सीडेशन नंबर, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर बच्चों जितना ज्यादा होगा एसिडिक स्ट्रेंथ की वैल्यू उतनी ही ज्यादा होती है। जब सेंट्रल एलिमेंट सेम हो जाए तो प्लीज फोकस ऑक्सीडेशन नंबर, तो इन दोनों में से बच्चों किसका ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा होगा, आप चेक करो, इसका ज्यादा होगा, आप निकाल पाओ यहाँ से 2 × x + 3 × -2 - 6 = 0, बेटा 6 इधर जाएगा तो 3 आ जाएगा, तो x की वैल्यू यहाँ पे 3 आ जाएगी, यहाँ पे कितना आएगा निकालो जरा, ये हो जाएगा आपका 2 × x = 10 हो जाएगा, 2 से 10 कैंसिल कर दो 5 आ जाएगा,
बेटा Sb2O5 के अंदर Sb का जो ऑक्सीडेशन नंबर 5 आएगा, यहाँ पे 3, तो दैट्स व्हाई ये आपका मोर एसिडिक होगा। और यहाँ पे आप लोग वही सीक्वेंस फॉलो करो एसिडिक स्ट्रेंथ निकालने के लिए, ऑक्सीडेशन नंबर का सीक्वेंस, आंसर आपका सही बैठेगा। कोई कंफ्यूजन किसी बच्चों को नहीं है? नेक्स्ट, इसके बाद बच्चों बात करते हैं अपन N2O5 एंड N2O3 ना, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, सॉल्व करो इसको। नेक्स्ट बेटा मैंने लिया SO3 एंड SO2, डाइऑक्साइड एंड ट्राइऑक्साइड सल्फर के। नेक्स्ट आपका यहाँ पे है H2SO4 एंड H2SO3, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। प्लीज बच्चों जब भी सेंट्रल एलिमेंट सेम हो जाए आप फॉलो करो ऑक्सीडेशन नंबर की सीक्वेंस, ठीक है। तो दिस वन इज मोर एसिडिक, चेक कर लो, यहाँ पे ये होगा और यहाँ पे ये होगा, ठीक है। यस, सिर्फ बेटा ऑक्सीडेशन नंबर फॉलो करो, इन सबका आंसर जब भी सेंट्रल एलिमेंट सेम है आप ऑक्सीडेशन नंबर फॉलो करो, आंसर आपके बिल्कुल सही बैठेगा। कोई डाउट किसी को तो पूछ लो। नेक्स्ट बच्चों हम बात करेंगे कुछ अदर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हाइड्रोलिसिस के ऊपर। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे बेटा हाइड्रोलिसिस ऑफ EX। EX बच्चा यहाँ पे आपके हैलाइड्स हैं, X यहाँ पे आपका हेलोजन है। तो जो आपके हेलोजन को स्पेसिफाइड, इनके बच्चों आपका अगर हाइड्रोलिसिस करते हैं, हाइड्रोलिसिस मतलब एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, पानी को डालने के साथ, एक में बहुत अच्छी ट्रिक मैं डिस्कस करने वाला हूँ, और ये ट्रिक बच्चों आपको पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए वर्क करेगी यहाँ पे, ठीक है, ध्यान देना। तो हाइड्रोलिसिस आपको बाकी जगह कहीं और पढ़ने को नहीं मिलेगी, सिर्फ यहीं पे मिलेगा, ध्यान दो। ये बच्चों यहाँ पे मैंने लिया है कोई अदर एलिमेंट, मैंने जो AX लिखा था, ये जो यहाँ पे है कोई सा भी अदर एलिमेंट आप ले सकते हो, अदर एलिमेंट। X बच्चों यहाँ पे स्पेसिफाई है, ये आपका हेलोजन है। और यहाँ बच्चों मैंने बोला है पहले केस के अंदर, फर्स्ट केस, इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ X इज ग्रेटर एज कंपेयर टू A, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बच्चों X जो एलिमेंट है हेलोजन है, इसकी अधिक है किसी भी अदर एलिमेंट के कंपैरिजन में। तो उस केस में अगर हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो बच्चों वहां से जो बनता है प्रोडक्ट वो बनता है HX, बिल्कुल फिक्स है, HX आपका बनेगा प्रोडक्ट। HX बेटा आपका एसिड है, HCl, HBr, HI। जैसे मैं कुछ एग्जांपल लेता हूँ समझ में आएगा। जैसे बच्चों लिया मैंने BCl3, ध्यान दो, इस तरीके से ये BCl3 लिया मैंने, ठीक है, और इसका कराया बच्चों मैंने हाइड्रोलिसिस। व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, आपको पता नहीं चल रहा होगा, लेकिन आपको मैं बता देता हूँ, ध्यान से देख लो। ये जो बच्चों सामने दे रखा है, इसमें से आपका B क्या है, A है, और बाकी हेलोजन बच्चों क्या है, क्लोरीन है। अब देखो बेटा बोरॉन और क्लोरीन दोनों में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका अधिक होती है, जल्दी से बताओ मुझे। बोरॉन और क्लोरीन दोनों में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका अधिक है, क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक है। तो मैंने पहले केस डिस्कस किया है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हेलोजन इज ग्रेटर देन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हेलोजन इज ग्रेटर देन जो बाकी के जो भी अदर एलिमेंट है। तो ऑब्वियसली बच्चों देख रहे हैं बोरॉन कंपैरिजन में क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होती है, तो ऐसे HX का फॉर्मेशन होगा। आप बिल्कुल आंसर टिक कर सकते हो HX, लेकिन आपको पता नहीं है कैसे बनेगा। तो देख लो बेटा, 3 क्लोरीन है तो आपको 3 OH लाने पड़ेंगे, वाटर मॉलिक्यूल्स HOH HOH, 3 आपको वाटर मॉलिक्यूल्स लाने पड़ेंगे। मैं इजी ट्रिक डिस्कस कर रहा हूँ, यहाँ से फटाक से बेटा HCl को बाहर निकाल दो, तो 3 HCl आपके बाहर चले जाएंगे, और इस बोरॉन के साथ बच्चों क्या होगा, 3 OH जाके यहाँ से कनेक्ट होंगे, ये तीनों OH यहाँ कनेक्ट, तो यहाँ से बनेगा बोरोन का बेटा एक OH यहाँ पे, दूसरा OH यहाँ पे, तीसरा OH यहाँ पे, एक होता है बच्चों इसके पास वेकेंट p ऑर्बिटल, तो ये बन जाता है H3BO3, बोरिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ये बच्चों में डिस्कस करूंगा आपको P ब्लॉक के अंदर जब पढ़ाऊंगा बोरॉन फैमिली, वहां पे इनकी हाइड्रोलिसिस, लेकिन अभी आपको पता चल गया होगा ये रूल्स बेटा हमेशा हर किसी के लिए बिल्कुल क्लियर है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी किसी भी A एटम की बच्चों कम होती है आपके हेलोजन के कंपैरिजन में, तो आपको यही बनाना है HX आपका बनेगा प्रोडक्ट, ठीक है। यहाँ पे चाहे आपका VF3 हो, BCl3 हो, आपका Bi3 हो, Br3 हो, आपको यही आंसर बनाने होंगे, ठीक है, HCl, HBr, HY, इस तरीके से। समझ में आया सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं समझने के लिए। जैसे बच्चों मैंने लिया सपोज PCl3 इन दी प्रेजेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, बताओ क्या बनेगा प्रोडक्ट। अब आपको पता चल रहा है कि सर फॉस्फोरस तो A है, ये एलिमेंट क्लोरीन है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बच्चों फॉस्फोरस की कम होती है, क्लोरीन की अधिक होती है, ये आपको पता है भाई। क्लोरीन की 3.0 होती है, फॉस्फोरस की 2.1 होती है, तो क्लोरीन की अधिक है। तो इस केस में बेटा क्या बनेगा, HCl बनेगा, बना लो HCl प्रोडक्ट, HX नो ना, HCl बनेगा प्रोडक्ट। कितने HCl बनेंगे, 3 बनेंगे, बिकॉज यहाँ बच्चों क्लोरीन कितने हैं, 3 क्लोरीन है PCl3 के पास, तो आपको लिखने पड़ेंगे ना वहां पे कि भाई 3 मोल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स लिख लो, 3HOH लिख सकते हो आप इस तरीके से, 3HOH, ठीक है बेटा। 3 क्लोरीन यहाँ से, 3 हाइड्रोजन यहाँ से, तो 3HCl बन गया सीधा, 3 मोल्स ऑफ HCl। बाकी बच्चों क्या बनेगा, फॉस्फोरस के पास जाके बच्चों 3 OH लग जाएंगे, 1 OH, 2 OH, 3 OH, इस तरीके से कनेक्ट होगा। तो इसका मतलब बेटा कंडेंस लिख दो तो H3PO3, दिस इज द आंसर। आप समझ में आया? बिल्कुल विद इन सेकेंड आपको आंसर निकल रहे होंगे। एक क्वेश्चन मैं और देता हूँ, अब जरा ट्राई करो। जैसे बच्चों लिखा मैंने POCl3
इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, व्हाट विल बी द आंसर। ठीक है, प्लीज बेटा ट्राई करना, होमवर्क है आपके लिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, एक बार ट्राई करना प्लीज। सेकंड क्वेश्चन बेटा मैंने दिया Cl2O, Cl2O, इसके साथ बच्चों मैंने कराया वाटर मॉलिक्यूल का हाइड्रोलिसिस, वाटर मॉलिक्यूल ऐड किया है तो क्या बनेगा प्रोडक्ट। ठीक है, एक बार इसको भी सॉल्व करना। अरे सॉल्व करना बेटा। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसके अधिक होती है, ऑक्सीजन की अधिक होती है क्लोरीन से। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो ऑक्सीजन ऑलवेज ग्रेटर देन क्लोरीन, है ना। इसको सॉल्व करना, क्या बनना चाहिए प्रोडक्ट। अरे सभी को बात समझ में आ रही है, अरे बताओ भाई। अब आप बोलोगे कि सर यहाँ तक तो बात समझ में आ गई, लेकिन इस वाले केस की बात समझ में नहीं आई। इस वाले केस में तो क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो गई ऑक्सीजन से, जो अदर एटम था ए। तो सर यहाँ पे आंसर फिर क्या बनेगा, तो बता ही नहीं आपने, तो बता देता हूँ। जब भी पहला केस तो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, जब बेटा आपकी यहाँ पे किसी भी अदर एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक बेटा हो जाती है हेलोजन से, तो उस केस में बच्चों जो बनता है प्रोडक्ट बनता है HOX। HOX का मतलब होता है हाइपोहेलस एसिड, दिस इज हाइपोहेलस एसिड। ठीक है, तो HOX का फॉर्मेशन होगा, तो यहाँ से डेफिनेटली HOX का फॉर्मेशन, HX नहीं बनेगा, यहाँ से HOX बनेगा। ठीक है, ये आपको दो रूल बिल्कुल सही ढंग से ध्यान रखना। अरे सभी को बात समझ में आ गई, कोई कंफ्यूजन किसी बच्चों को, बताओ भाई। चलो एक बच्चों में क्वेश्चन देता हूं, आप प्लीज इसको सॉल्व करना। एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना है, H3PO2, H3PO3 और H3PO4। इसका एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आपको बताना है। ठीक है, मैं आपको हिंट कर दूं, इसका सबसे अधिक होता है। आप सोचोगे सर इसका अधिक होगा बिकॉज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, ये आपके लिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। आप रिसर्च करो और प्लीज आप मुझे बताना। ठीक है, तो बेटा ये चैप्टर आपका लगभग यहाँ पे खत्म होता है। थैंक यू।